ले जाइए इनको इंस्पेक्टर साहब यहाँ से। ये तू क्या कह रही है बहू? तू हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती बहू। सारी जिंदगी कभी थाने के आगे से गुजरा भी नहीं और तू अब बुढ़ापे में मुझे जेल की हवा खिलाएगी? तेरी सास का तो पता नहीं, पर मैंने तुझसे दहेज की मांग कब की? और रही बात तेरी सास की, सास बहू में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, उसका मतलब ये थोड़ी है कि सास को और ससुर को उठा के जेल पहुंचा दो। बात अब उतनी छोटी भी नहीं है पापा जी, जितनी आप समझ रहे हैं। आप मम्मी से पूछिए, क्या सुबह उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश नहीं की थी? इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे मम्मी जी, अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज करो, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने तुझे कब जान से मारने की कोशिश की? वो तो तू मेरे घर का सामान उठा के अपने मायके में भिजवाएगी तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? आपको पता है इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे घर का राशन उठा के अपने मायके में भिजवा देती है। अब आप भी बीवी बच्चे वाले होंगे, घर परिवार लेके बैठे होंगे, इतना तो आपको भी पता होगा इंस्पेक्टर साहब। आप ही बताइए, कौन सी सास ये सब बर्दाश्त करेगी? बहुओं के मायके से ससुराल में सामान आता है, ना कि ससुरालों से उठ के सारा सामान मायके जाता है। एक ये मेरी बहू है जो ससुराल का सारा सामान उठा के अपने मायके में भेजती है, इसीलिए थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी इससे मेरी। इस बात के लिए इसने मुझे इतना सुनाया था सुबह, फिर भी आप मेरा दिल देखिए कितना बड़ा है। मैंने तो कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि मैं इसे रचित और विवान की तरह ही मानती हूँ। सास बहू के बीच में तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। अब आप ही देख लीजिए, ये कितनी बदतमीज है। इसने अपने मां समान सास ससुर को जेल में भेजने की साजिश रच दी। हमने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, ये बस हमें जेल पहुंचा के हमारा बुढ़ापा खराब करना चाहती है। आजकल की कलयुगी बहू है ये इंस्पेक्टर साहब। आजकल बच्चे माँ बाप के कहाँ सगे होते हैं। आपको जो भी कुछ कहना है ना बहन जी, वो थाने में चल के कहना। थाने तो अब आपको चलना ही पड़ेगा। हम पे रहम कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम बहुत गरीब हैं, जिंदगी में कभी थाने की शक्ल नहीं देखी, तो क्या बुढ़ापे में थाने की शक्ल देखेंगे? इंस्पेक्टर साहब, आप इनके मगरमच्छ जैसे आंसुओं पे मत जाइए, ये गिरगिट की तरह तुरंत रंग बदलती हैं। एक नंबर की ड्रामेबाज है। बहू, तू ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो हमेशा तुझे अपनी बेटी समझा है। क्यों मम्मी जी, पुलिस को देखते ही आपकी अकड़ ढीली पड़ गई? अब उठा के दिखाइए ना मुझ पे हाथ, गला दबा के दिखाइए ना मेरा। कल तो बड़ी चौड़ी हो रही थी, आज क्या हो गया? हवा निकल गई? बहू, जो हुआ सो हुआ, अब सब तू भूल जा, हम भी भूल जाएंगे। देख, सुषमा तुझसे माफी मांग लेगी अगर तुझे सुषमा की कोई बात बुरी लगी है, पर यूं बुढ़ापे में हमारी बेइज्जती मत करा बहू। देखिए पापा जी, थाने तो मैं आपको भेज के ही छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है? जी, आप कौन है? जी, मैं शिवानी का पति विवान, ये मेरा घर है। और इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? आपकी पत्नी ने आपके माँ बाप के खिलाफ दहेज का मुकदमा दायर किया है। उनका कहना है कि आपके माँ बाप आपकी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, और आज सुबह तो आपकी माँ ने आपकी पत्नी को जान से मारने की कोशिश भी की। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? शिवानी, ये सब क्या है? ये तुम अपनी माँ से पूछो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, माँ से भी पूछ लूंगा, पहले तुम तो बताओ। और अगर तुम्हारे और मम्मी के बीच में कोई बात हो भी गई थी तो पुलिस को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? पहले तो तुम अपनी कंप्लेंट वापस लो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। आई एम सॉरी विवान, मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। अब तो जब तक तुम्हारे माँ बाप जेल में चक्की नहीं पीसेंगे ना, तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं पड़ेगा। देख ली ना विवान, तूने अपनी पत्नी की करतूत। ये हमें बुढ़ापे में थाने की हवा खिलाना चाहती है। मम्मी, आप शांत रहिए, मैं शिवानी से बात कर रहा हूँ ना। बस बहुत हुआ तुम लोगों का ड्रामा। अब आप दोनों को जो भी कुछ कहना है थाने में चल के कहना। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप हमें थाने नहीं लेके जा सकते। देखिए, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए, वरना मुझे तुम पे सख्त कार्रवाई करनी होगी। आप चुपचाप थाने चलिए। इंस्पेक्टर साहब, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हम थाने जाने से बच जाएं? हाँ, उपाय तो है, अगर तुम्हारी बहू कंप्लेंट वापस ले ले तो। जी इंस्पेक्टर साहब, शिवानी अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगी, मैं उसको अभी बोलता हूँ। शिवानी, अभी की अभी अपनी कंप्लेंट वापस लो। आपको पूरी सच्चाई का पता नहीं है कि आपकी माँ ने मेरे साथ क्या किया। आपको पता है, आपकी माँ ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, और आप ये चाहते हैं कि मैं उन्हें यूं ही छोड़ दूं? आई एम सॉरी विवान जी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारी बात का यकीन क्यों करूं कि तुम जो कह रही हो वो सही कह रही हो? तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि मेरी माँ ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी? हाँ, सबूत है मेरे पास, वो भी पक्का। बेटा रचित, जरा नीचे आओ। चलो, अपने भैया को सारा सच सच बता दो कि मेरे साथ सुबह क्या क्या हुआ था। बेटा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप वही बताओ जो सच है। आप ये बताओ, आपकी माँ सही बोल रही है या आपकी भाभी? दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा? इंस्पेक्टर साहब, भाभी सच बोल रही हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था
कि माँ ने भाभी का गला पकड़ा हुआ था और माँ भाभी को मारने की कोशिश कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि भाभी ने समय पे धक्का मार दिया माँ को, अपनी जान बचा ली, नहीं तो भाभी तो मरी जाती। ये तो क्या बकवास कर रहा है रचित? बकवास रचित नहीं आप कर रही हैं। अब आप चुपचाप मेरे साथ थाने चलिए। चलिए मम्मी जी, थाने चलिए। थाने तो आपको जाना ही पड़ेगा, शायद थाने में ही आपकी अकल ठिकाने आ जाए। अच्छा रचित बेटा, एक बात बताओ, क्या इससे पहले भी तुम्हारी मम्मी ने कभी तुम्हारी भाभी को मारने की कोशिश की है? नहीं, मारने का तो पता नहीं मुझे, पर हाँ भाभी को दहेज के लिए बहुत सुनाती है मेरी मम्मी। हमेशा भाभी को दहेज के लिए सुनाती रहती है कि तू दहेज नहीं लेके आई, मैं अपने विवान की दूसरी शादी कर दूंगी। ये सब रचित क्या कह रहा है माँ? ये सब झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। मुझे क्या पता था कि मेरे घर में दो दो बेटे नहीं नाग पैदा हो गए हैं, और मैं बेटों को नहीं नागों को पाल रही हूँ, जो उन्हीं को डस रहे हो जो तुम्हें दूध पिलाता है। शांत हो जाइए माँ, ये सब क्या बोले जा रही हैं आप? रचित ने जो देखा वही बोला, रचित कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे भी आप शिवानी को इतना टॉर्चर करती हैं। और तो और आपने मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की। इतना तो खैर मुझे भी पता है कि आप आए दिन शिवानी को दहेज के लिए सुनाती रहती हैं, पर आज तो आपने हद ही कर दी, मेरी पत्नी को जान से मारने की कोशिश की। हाँ तो मैं और क्या करती? तुझे पता है तेरी पत्नी घर का सारा सामान उठा के अपने मायके भेज रही थी। भला कौन सी सास ये सब बर्दाश्त करेगी? ये घर का सारा राशन मैं अपने पति की मेहनत की कमाई से लाई हुई हूँ। मैं यूं ही अपने घर का सामान किसी को लुटाने तो नहीं दे सकती ना। तुझे पता है फल फ्रूट मेवे मिठाइयाँ चावल चीनी ये सब अपने मायके भेज रही थी, और तो और सूटकेस भर के कपड़े भी भेज रही थी अपने मायके वालों के लिए। अगर वो ये सब भेज भी रही थी तो आपको इसे मारने का अधिकार किसने दिया? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो ये सारा सामान यहाँ से नहीं भेज रही थी, इसके मायके से आया हुआ था सारा सामान, करवा चौथ का। इसने तुझसे झूठ बोल दिया और तू इसकी बातों में आ गया। इसके माँ बाप तो बिल्कुल कमले हैं, उनके पास इतने पैसे कहाँ हैं कि इतना सारा सामान भेजे? मम्मी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप मेरी माँ हैं। वैसे एक बात बताओ, आपकी सही जगह घर नहीं जेल ही है। ये सब तू क्या कह रहा है विवान? मैं तेरी माँ हूँ, तू अपनी माँ का ही विश्वास नहीं कर रहा है? यही तो मेरा दुर्भाग्य है कि आप मेरी माँ हैं। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इनको और जेल में बंद कर दीजिए। शिवानी अब अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेगी। ये सब तू क्या कह रहा है विवान? भगवान के लिए हमारे साथ ऐसा मत कर। और आपने जो सबका जीना हराम किया हुआ है उसका क्या? जब आपके अपने ऊपर बात आती है तो आप गिरगिट की तरह रंग बदल लेती हैं। इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा, आपको कोई माफी नहीं मिलेगी। मम्मी जी ये सब क्या कर रही हैं आप? शिवानी हम पे रहम कर, अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। इस बुढ़ापे में हमें जेल का रास्ता मत दिखा। देख अगर तुझे मेरी कोई बात बुरी लगी है ना तो मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मुझे मुझे और अपने ससुर को माफ कर दे शिवानी। देख मैं तेरे किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगी, जैसा तू चाहेगी ना मैं बिल्कुल वैसे ही कर लूंगी। तू देख सारा घर उठा के अपने मायके भिजवा दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। देख अगर तू चाहे ना तो अपने माँ बाप को भी यहीं बुला ले, वो यहीं रह लेंगे, पर अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। चलो आप कहती हैं तो अपनी कंप्लेंट वापस ले लेती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मुझे तेरी सारी शर्त मंजूर है, सोच समझ के जवाब दीजिए मम्मी जी। शायद ये वाली शर्त आपको मंजूर ना हो। मैंने सोच लिया और समझ लिया। तू बता शर्त क्या है? तेरी जो भी शर्त होगी वो कम से कम जेल जाने से तो बेहतर ही होगी। अब आप उतनी पागल भी नहीं है जितना मैं आपको समझती हूँ। ये की ना अपने अकलमंदों वाली बात। चलिए ठीक है, फिर मैं आपको अपनी शर्त बताती हूँ। आपको और पापा को इसी समय ये घर छोड़ के जाना होगा। ये कैसी शर्त है कि हमें अपना घर छोड़ के जाना होगा? जी मम्मी जी आपको ये घर छोड़ के जाना होगा। ये घर आपको विवान के नाम करना होगा। मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो, नहीं तो जेल की हवा खाने को तैयार हो जाओ। नहीं मुझे मंजूर है, हम दोनों इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। आपने बिल्कुल सही फैसला लिया मम्मी जी। कम से कम बाहर खुले में आप खुली सांस तो ले पाएंगी, जेल में तो आपका दम ही घुट जाता। चलिए फटाफट तैयार हो जाइए, आप और पापा निकलने की तैयारी कीजिए। पर बहू हम कहाँ जाएंगे? तू तो जानती है इन दिनों मेरी नौकरी भी नहीं है। ये सब मैं क्यों सोचूं पापा जी, ये सब आप सोचिए कि आप कहाँ जाएंगे। मुझे तो बस मेरा घर खाली चाहिए। घर में कूड़ा कचरा रखने का मुझे कोई शौक नहीं है। वैसे भी दिवाली आ रही है तो गंदगी मैं घर की सारी निकाल देना चाहती हूँ। इस बुढ़ापे में क्यों हमारे सिर से छत छीन रही है बहू? भगवान के लिए बहू हमारे सिर से छत मत छीन। ये आपकी नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। इन मगरमच्छ के आंसुओं से कुछ नहीं होने वाला। घर तो आपको छोड़ना ही होगा। आप जल्दी कीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। मुझे और भी 100 काम करने हैं। अगर घर नहीं छोड़ना तो जेल की हवा खाने को तैयार हो जाइए। अब दोनों में चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है
आप देख लीजिए। पर हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं मेरे पैरों में गिर के आपको कोई माफी फाफी दूंगी मैं, तो आप भूल जाइए, मेरी तरफ से आपको कोई माफी फाफी नहीं मिलने वाली। चलिए विवान के पापा यहाँ से, और कितनी बेइज्जती कराएंगे अपनी। यहाँ हमारा कोई अपना नहीं है, हम पे तरस खाने वाला कोई नहीं है। चलिए बाहर की दुनिया में चलते हैं, शायद कोई अपना मिल जाए, कोई हम पे तरस खा ले। और बाहर जाके हम करेंगे क्या? मुझे तो नौकरी भी नहीं मिलने वाली। ये सब बाद में सोचेंगे, कम से कम भीख तो मिल ही जाएगी हमें। अगर भीख भी नहीं मिली तो भूखे ही मर जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं अब अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ, अब आप वापस जा सकते हैं। जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मम्मी पापा कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा शहर है, कहीं भी चले जाएंगे। बस अब और नहीं चला जाता मुझसे। बस थोड़ी दूर और चल लो। पर हम यूँ चल तो रहे हैं, पर हम जाएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। अरे तुम यहाँ बीच सड़क पे ही बैठ गई। बस अब और नहीं चल पाऊंगी। थक तो मैं भी बहुत गया हूँ। तो आप भी थोड़ी देर बैठ लो यहीं पे, वैसे भी दोपहर से शाम होने वाली है और हम चले जा रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। क्या हुआ, तुम भी थक गए? किसे पता था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। हमारे अपने बच्चे हमारे सिर से छत छीन लेंगे। ये जो भी कुछ हुआ है ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, आप भी मुझ पे ही खुंदक निकाल लो। इस दुनिया में जितने भी गलत काम होते हैं वो सब नहीं तो करती हूँ। अब क्या शिवानी को मैंने बोल दिया था कि वो हमें घर से बाहर निकाल दे? शायद ये दिन देखना हमारी किस्मत में पहले से लिखा हुआ था। कुछ चीजें भगवान के हाथ में होती हैं और कुछ इंसान के हाथ में भी होती हैं। मैं कुछ समझी नहीं। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें शिवानी के मुंह लगने की, दिन रात उससे भला बुरा बोलने की, हर समय उस पर दहेज के ताने कसने की? अगर तुमने उसे इज्जत प्यार सम्मान से अपना लिया होता ना, तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। सारी गलती तुम्हारी है और तुम्हारी गलतियों की सजा मुझे भी भुगतनी पड़ती है। मैं तो उस दिन के लिए पछता रहा हूँ जब तुमसे मेरी शादी हुई थी। अरे अब शादी के दिन के लिए कोसते रहोगे या मेरे रहने का इंतजाम भी करोगे कहीं? देखो जी, मैं यहाँ सड़क पे तो नहीं रहने वाली। तो मैं कहाँ से तुम्हारे लिए रहने का इंतजाम कर दूँ? मेरे तो खुद अपने रहने के लाले हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे रहने का इंतजाम कीजिए। मैं ऐसे सड़क पे नहीं रह सकती। हाँ, जैसे मैं तो हमेशा ही सड़क पे ही पला बड़ा हूँ, तुम भी ना सुषमा हद करती हो। हम इतनी बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं और तुम्हें है कि अपनी पड़ी हुई है। इतना स्वार्थी होना भी ना अच्छी बात नहीं है। इतना चीखने से अच्छा है कि तुम ये सोचो कि अब हम करेंगे क्या। शाम को हमें रोटी मिलेगी खाने को या नहीं? अब किसके रहमो करम पे पलेंगे हम? अरे मैं क्या सोचूं? सोचने के लिए तुम जो हो। वैसे भी तुम्हारे हिसाब से तो हमेशा मैं गलत ही सोचती हूँ। आज आप ये सोचने का काम मुझे क्यों दे रहे हैं? काश अपनी जवान पे तुम लगाम लगा पाती। अरे अब इस बिल्डिंग को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हो? देखो सुषमा, ये बिल्डिंग अभी बन रही है और बनते बनते ही मुझे लगता है सालों से इसका काम बंद पड़ा हुआ है। चलो, रहने का इंतजाम तो हो गया। रहने का इंतजाम हो गया? वो कैसे? अब हम इसी बिल्डिंग में अंदर रहेंगे। तुम्हारा मतलब है हम इस टूटी हुई बिल्डिंग में रहेंगे? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें अब यहीं रहना पड़ेगा। ये बिल्डिंग टूटी हुई तो है पर हमारे बड़े काम की है। तुम्हारे बड़े काम की है? वो कैसे? अगर हमें इस बिल्डिंग में सिर छुपाने की जगह मिल गई तो मौसमी थपेड़ों से हम बच सकते हैं और इसका हमें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। शायद तुमने सही कहा कि इसका हमें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। चलो अब जल्दी जल्दी अंदर चल के देखते हैं। मुझे पीहू से इस तरीके के बर्ताव की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आखिर पीहू को क्या हो गया है? उसे बेटियां नहीं चाहिए, बेटा चाहिए? क्या मेरी परवरिश में कहीं चूक रह गई? क्या मैंने अपनी बेटियों को सही से नहीं पाला या फिर सही से पढ़ाया लिखाया नहीं? आखिर पीहू की सोच के पीछे क्या सोच हो सकती है? क्या बात है मम्मी, आप काफी परेशान लग रही हैं। तेरी बातों ने ही मुझे परेशान करके रख दिया है पीहू। मैंने तो तुम बेटियों को पालने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी और भगवान की दया से तुम तीनों बहुत अच्छी काबिल भी हो। फिर तेरे दिमाग में ये बात कैसे घर कर गई कि बेटियां बोझ होती हैं और दामाद जी अपनी ही बेटी को देख के खुश नहीं होंगे? आखिर तुझे बेटी नहीं बेटा ही क्यों चाहिए? क्यों मम्मी, अगर मैंने बेटे की इच्छा रख दी तो इसमें मैंने क्या गलत किया? तुझे अब भी लगता है कि तूने कुछ गलत नहीं किया? मुझे नहीं लगता मम्मी कि मैंने कुछ गलत किया है या मेरी सोच गलत है। आप नहीं जानती मम्मी, लड़की होने के नाते मैंने कितना कुछ सहा है। मैंने ही नहीं, हम तीनों बहनों ने। क्या मतलब पीहू? मैं कुछ समझी नहीं। हम तीनों बहनें जब घर से बाहर निकलते थे ना मम्मी, चाहे फिर वो पढ़ाई के लिए हो या काम के लिए, आदमी हमें ऐसे घूर घूर के देखते थे जैसे हम लड़कियां नहीं किसी सर्कस की एक्टर हो। बस में जाते थे तो लोग हमें छेड़ते थे। थोड़ी सी शाम हो जाती थी तो बाहर निकलने में डर लगता था कि कहीं कोई छेड़ ना दे। एक समय तो ऐसा आया था मम्मी कि सड़क पे चलने में भी डर लगता था, कहीं कोई सड़क से खींच के जबरदस्ती हमें अपनी गाड़ी में ही ना ले चले। पर ये सब तो तूने मुझे पहले कभी नहीं बताया।
कैसे बताती मम्मी, बड़ी शर्म आती थी ये सब बताने में। सच बताऊं ना मम्मी, ये समाज औरतों के लिए है ही नहीं, बड़ा मुश्किल है मम्मी। एक अकेली औरत का इस समाज में संघर्ष करना। लोग चील कौवों की तरह बैठे हुए हैं कि कहीं कोई अकेली लड़की दिख जाए और वो उसका शिकार कर ले। बस यही कारण है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी लड़की हो, इसीलिए मैं बेटा चाहती हूँ। अब आप ही बताइए, क्या मैं गलत चाहती हूँ? तुझे क्या लगता है पीहू, ये सब तुझे ही सहना पड़ा है? क्या मतलब मम्मी? मतलब आपको भी सहना पड़ा है ये सब? सहना क्या पड़ा है, आज तक सह रही हूँ। रात को तो अकेले जाते हुए आज भी मुझे डर लगता है, इसीलिए कितना भी जरूरी काम हो, रात के समय मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली। तो फिर आप ही बताइए मम्मी, कोई भी औरत बेटी की चाह कैसे करेगी? इसीलिए सबको बेटा ही चाहिए। मैं चाहे कितनी भी पढ़ लिख गई, शहर की कलेक्टर बन गई, पर इस समाज की सोच को, आदमियों की सोच को मैं कभी बदल नहीं पाई मम्मी। इतना ऊंचा मुकाम होते हुए भी अगर मैं आज घर से बाहर अकेले निकल जाऊं तो लोग चील और गिद्धों की भांति मेरा शिकार करने को तैयार है। मैं नहीं चाहती मम्मी जो कुछ मैंने सहा वो मेरी बेटी को भी सहना पड़े। तेरे इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूंगी तेरे से कि अगर तेरी बेटी भी हो ना तो उसका पूरे दिल से स्वागत करना। बेटी का यूं निरादर मत करना, उसे देख के मुंह मत बनाना, क्योंकि बेटा हो या बेटी दोनों ही भगवान की देन है। क्या बातें हो रही हैं दोनों माँ बेटी में? अरे दामाद जी, आप आइए आइए। आशीष जी, आप ऐसे अचानक से? क्यों, मैं अपनी पत्नी से मिलने अचानक नहीं आ सकता? हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकते, ये आपका ही तो घर है। आप दोनों बैठ के बात कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। पीहू, अब तो तुम्हें यहाँ रहते हुए कई दिन हो गए, चलो घर चलो। मेरा तुम्हारे बिना बिल्कुल मन नहीं लगता है। मेरे साथ घर चलोगी ना पीहू? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलूंगी, जरूर चलूंगी। मैं तो बस अब उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब हमारी गोद में नन्ना मुन्ना आएगा। तुम देखना, मैं अपने बच्चे को पूरी दुनिया की खुशी दे दूंगा। क्या हुआ पीहू, तुम हंसते हंसते एकदम रुक क्यों गई? अगर बेटी हो गई तो उसको भी दुनिया की खुशी दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसको भी दुनिया की खुशी दूंगा। बेटा हो या बेटी, उसे क्या फर्क पड़ता है पीहू? कहीं ऐसा ना हो कि अगर मेरी बेटी हो जाए तो तुम्हारा प्यार मेरी तरफ कम हो जाए। ये तुम कैसी अनपढ़ों जैसी बात कर रही हो पीहू? भला बेटी होने का हम दोनों के प्यार से क्या संबंध है? और बेटी होने पे भला मेरा तुम्हारी तरफ प्यार क्यों कम हो जाएगा? तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, मुझे तुमसे इस सवाल की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे आप तो नाराज हो गए, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। आइंदा कभी गलती से भी ऐसे मत बोलना, वरना मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगा। अच्छा बाबा, आप कुछ नहीं कहूंगी, मुझसे गलती हो गई, चलो अब मुझे माफ कर दो। चलो मैं जरा मम्मी की किचन में मदद करा देती हूँ। अच्छा पीहू, कुछ खाने के लिए भी लिया ना चाय के साथ? मैं ऑफिस से सीधा यहीं आ गया हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जी ठीक है, अभी लेके आती हूँ। ये पीहू भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने का इंतजाम हो जाता तो। भूख के कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। चलो मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मेरी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं खाने का इंतजाम कैसे करूँ? मुझे तो खुद इतनी तेज भूख लगी है। यहाँ आसपास में किसी काम की तलाश करता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा ना, तो कम से कम खाने का तो इंतजाम हो जाएगा। किसे पता था कि इन हालातों का सामना भी करना पड़ेगा मुझे। नियति ने ऐसा चक्कर चलाया कि एक दिन में ही मालकिन से नौकरानी भी नहीं रही। जिस घर के होने पे घमंड करती थी, वो घर भी मुझे छोड़ना पड़ा, वो भी मेरे अपने बेटा बहू की वजह से। बहुत नाज था ना मुझे अपने बेटों पे। अरे क्या फायदा ऐसे बेटों का जिन्होंने मुझे घर से बेघर कर दिया। मैं तो रिद्धि से हमेशा बहस करती थी कि मैं रिद्धि से हर चीज में अव्वल हूँ, और आज पता चला कि मैं तो रिद्धि के सामने खड़े होने लायक भी नहीं हूँ। रिद्धि की बेटियों ने उसे बेघर से घर वाला कर दिया, और मेरे बेटों ने मुझे घर होते हुए भी बेघर कर दिया। मैंने रिद्धि का बहुत अपमान किया था, उसके चलते उसके दिल से हाय भी निकलती होगी मेरे लिए। उसे कितना बुरा लगता होगा। शायद आज उसकी वो हाय मुझे लग गई। आज मेरे पास रोटी भी नहीं है खाने के लिए। मैंने भी तो रिद्धि को उसकी 3 बेटियों के साथ घर से बाहर निकलवा दिया था। शायद अपनी उसी गलती का दंड आज मैं भुगत रही हूँ। आज रिद्धि के उस दर्द का एहसास मैं कर पा रही हूँ। वो अपनी 3 बेटियों के साथ कैसे इस समाज से जूझी होगी, कैसे लड़ी होगी, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा उसे। हे भगवान, अगर रिद्धि सामने होती तो मैं उससे माफी मांग लेती। मुझे पता है जब तक वो मुझे माफ नहीं करेगी ना, तब तक मेरी ये परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी। उसने तो हमेशा मुझ पे एहसान किए, और मैंने उसके एहसानों का बदला हमेशा उसका अपमान करके चुकाया। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ रिद्धि, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ, खाने का इंतजाम हुआ कुछ? लगता है आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। अब आप कहाँ जा रहे हैं?
देखता हूँ कोई काम मिल जाए। मैं भूख से तड़प के नहीं मरना चाहता। मेरी भूख से हालत खराब हो रही है। मेरे से तो भूख के कारण खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। काश उस दिन तुमने शिवानी से मुंह बात नहीं करी होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब भी तो शिवानी अपने माँ बाप को पता नहीं क्या क्या भिजवाती होगी। अगर उस दिन तुम देख के सब कुछ अनदेखा कर देती तो कितना अच्छा होता। अपना घर लुटते हुए देखना भला किसे अच्छा लगता है। मेरी जगह अगर तुम भी होते ना तो तुम भी यही करते। आज भी तो तुम्हारा घर लुट रहा होगा। जाओ बचा लो अपने घर को। फिर तुमने अपने व्यवहार में कभी बदलाव लाने की कोशिश नहीं की। अब तो मुझसे गलती हो गई ना, अब कितनी बार माफी मांगू आपसे। थक गया हूँ मैं तुम्हें माफ कर करके। कितनी गलतियां माफ करूं तुम्हारी। शादी से लेके आज तक तुम गलतियां ही तो करती आ रही हो। तुमने हमेशा दूसरों को गिराने के लिए गड्ढा खोदा। औरों का तो पता नहीं, पर आज उसी गड्ढे में तुम खुद गिर गई हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज मैं अपने बनाए गड्ढे में खुद ही गिर गई हूँ, पर अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे एक मौका नहीं देंगे सुधरने का? अब मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है। मैं तुम्हारी गलतियों का बोझ उठा उठा के थक गया हूँ। अरे ये कौवा यहाँ कैसे आ गया? हट हट, ये तो जा ही नहीं रहा। अरे ये मुझे काट लेगा। बचाओ बचाओ, रचित के पापा, रचित के पापा। अरे ये नीचे क्यों आता जा रहा है? मुझे पक्षियों से बहुत डर लगता है। अब मैं बाहर कैसे जाऊँ? रचित के पापा बचाओ, कौवा आ गया। अरे सुषमा बचो, ये तुम्हें चोंच ना मार दे। लगता है इस कौवे का यहाँ पे घोंसला है। अरे रचित के पापा, तुम खड़े हुए क्या देख रहे हो? जल्दी से भगाओ इस कौवे को। हट हट। शुक्र है चला गया। तुम चिंता मत करो, अब नहीं आएगा दोबारा। यहाँ रहना है तो इन सब चीजों का सामना करना ही पड़ेगा। हो सकता है रात को कुत्ते भी आ जाएं। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। रचित के पापा कुछ करो, तुम जल्दी से कोई नौकरी ढूंढो ना। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे जंगली जानवरों से बहुत डर लगता है। फिलहाल तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। पर तुम मेरे साथ रहोगे ना? कल तो मैं काम की तलाश में जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये कौवा फिर से आ गया तो, और नहीं है तो कोई डॉगी आ गया तो। अब तुम इन सब चीजों की आदत डाल लो। इन सब चीजों के साथ ही तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ आजू बाजू में मैं भी अपने लिए कोई काम ढूंढ लेती हूँ। दोनों मिलके काम करेंगे ना तो एक किराए का घर भी मिल जाएगा हमें। कम से कम वहाँ जंगली जानवर तो नहीं आएंगे। चलो अब तुम शांत हो जाओ और सोने की कोशिश करो। इतनी तेज भूख लगी है, भूख के कारण मुझे नींद कहाँ आएगी? 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। और अभी तो आगे का भी नहीं पता कि पता नहीं कब खाना नसीब हो। हम ऐसे कब तक रहेंगे? एक बात बोलो, आप रिद्धि से मदद क्यों नहीं मांगते? मुझे यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेगी। तुम्हें परेशानी में हमेशा रिद्धि क्यों याद आती है? और जब तुम्हारा मतलब निकल जाता है तो तुम अपने मदद करने वाले को ही भूल जाती हो। मैं कोई रिद्धि फिद्धि को फोन नहीं करने वाला। तुम्हें अब ऐसे ही रहना पड़ेगा इन्हीं हालातों के साथ। अपने किए का दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा।